हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉइस जेबू को नीचे दबाते हुए कहता है और तुम्हारा एकमात्र शेष उपयोग यही है, और वह उसके पैंट को खोल देता है। जेबू चिल्लाते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? और वॉइस उसे प्रेस करके नीचे धकेल देता है और जेबू तकलीफ में कांपने लगता है और वो कहता है चिल्लाते हुए, उसे रोको, और कहता है, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? पर वाइस नहीं रुकता और वे अपना काम करने लगता है और वाइस कहता है, डैम इट, ये अभी भी बहुत टाइट है। और जेबू दर्द के मारे कराहने लगता है और जेबू की आंखों से आंसू आने लगते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बस इतना ही कह पाता है क्योंकि वह अपना काम कर रहा होता है काफ़ी तेज़ी से। और फिर रिस्की जेबू को बाइट करता है और कहता है, इससे तुम्हें खुशकिस्मती मिले। और फिर वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जेबू वहीं पे थका थका सा बेहोश पड़ा रहता है। रिस्की अपने मुंह को साफ करता है और कहता है, उसे लेके जाओ और उसे बंद कर दो। और हेडो उसे कहता है, बॉस आखिर उसे बाहर क्यों नहीं फेंक देते? और वैसे भी अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। और रिस्की हेडो को गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर मत करो हेडो, उसे बंद कर दो। 4 दिन बाद हम देखते हैं कि रिस्की शावर से कई लोगों को मार रहा होता है। फिर वे अंत में मारे हुए इंसान के सामने खड़ा होता है, उसके चेहरे पे खून होता है और वो उसे देख रहा होता है। फिर हेडो वहाँ आता है और वो रिस्की से कहता है, बॉस ये एरिया ज़्यादातर साफ हो चुका है। और रिस्की हेडो से कहता है, और रोहन? अभी भी मोर्चे पर उसे कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन अभी भी वह घातक रूप से घायल है। यह देख कर के उसने अपने दल पर से पूरा नियंत्रण खो दिया है और जैसा कि हमने उम्मीद की थी, अनुशासन के अधिकांश आधार विघटित हो रहे हैं। इस आधार पर कि उनका बॉस हार गया है और कहीं नहीं मिल रहा है। हमने ये बात कह दी, पर मुझे यकीन है टॉप डॉग्स को पहले ही पता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। संभवतः उस वक्त से जब रोहन के पास पहुंच भी नहीं पा रहे थे। ऐसा रिस्की बड़े ही गहरी विचारों से कह रहा होता है। वही कारण था कि दोनों परिवारों के बीच में संतुलन बना हुआ है। अब जब वो गायब हो गया है तो सभी जहाज छोड़ रहे हैं और पूरा गिरोह बिखर रहा है। ये बस समय की बात है कि हम ब्लैक सिटी पर पूरा कब्जा कर ले। बिना किसी क्रेजी सुपीरियर के सब कुछ सुलझ जाएगा और अध्यक्ष के साथ हमारा समझौता पक्का हो जाएगा। और रिस्की कहता है, पर अभी वह कैसा है और अपने आप को कैसे संभाल रहा है? और उसकी बात सुनकर के हेडो कहता है, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और रिस्की कहता है, वो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मेरे लिए वर्दी है और क्या नहीं। सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वह टिक नहीं पा रहा है। वह बहुत कुछ झेल चुका है, पर बेशक वह इस तरह का नहीं है। और फिर हेडो उससे कहता है, वह अपने खाने को छू भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह हार मानने को तैयार है और इस वजह से नेचुरली उसका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है। इस वजह से उसे फीवर भी आ रहा है। हेडो की बात सुनकर के रिस्की कहता है, और उसका ट्रीटमेंट? हेडो कहता है, ट्रीटमेंट? हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसका टेक केयर करें, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हेडो की बात को आधा काटते हुए रिस्की कहता है, उसको खिलाओ, अगर तुम्हें उसके लिए फोर्स भी करना पड़े तो भी करो, और उसे उसके फीवर के लिए कुछ दो। ऐसा कह के रिस्की चला जाता है और हेडो उसको देखता रहता है और मन में कहता है, ये बात एकदम बेतुकी है। और अपने अंगूठे को बाइट करते हुए मन में कहता है, आखिर ये क्या मजाक हो रहा है? और फिर हमें उस रूम का डोर दिखाया जाता है जहाँ की जेबू को रखा होता है। और फिर हेडो और रिस्की वहाँ जाते हैं। जेबू आराम से बिस्तर में सो रहा होता है और हेडो उसके हाथ की तरफ की चादर हटाते हुए उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ में सिरिंज लगा देता है और रिस्की से कहता है, उसका बुखार काफ़ी तेज़ था,
इस वजह से मैंने उसे एक तेज़ दवा दी है। अब वह जल्द ही बेहतर हो जाएगा। और रिस्की से कहता है, क्या आप यहाँ पे रुकने वाले हैं? फिर हम देखते हैं कि वाइस अपने हाथ को मूव करता है और क्लेंच करता है। वह कहता है आह, और गहरी सांस लेते कहता है कांपते हुए आह। उसे कमरे में लाइट जली हुई दिख रही होती है और फिर एकदम से लाइट बंद हो जाती है और वह अपने हाथ को ट्विस्ट करता है और फिर वह अपनी आंखों को खोलता है और उसे सामने रिस्की दिखता है, जिसे देख करके वह मन में कहता है रिस्की, आखिर वह यहाँ पे क्या कर रहा है? और फिर उसे हेडो दिखता है जो कि उसे कहता है यह एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये आपको बुखार और दर्द से राहत देगा। और ऐसा कहते हुए हेडो उसे फिर से सिरिंज लगाता है और कहता है तुमको कुछ ऐसा दिख सकता है जो कि वहाँ नहीं है। और हेडो की बात को याद करते हुए जेबू मन में कहता है ये डेफिनेटली एक भ्रम है। तो इसका मतलब है भ्रम हो रहा है। मुझे इस तरह से परेशान करने के बाद वे भला यहाँ पे क्यों आएगा? वह बहुत पहले ही मुझसे नाता तोड़ चुका है। और फिर रिस्की जेबू से कहता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम इसे इस तरह से ख़त्म करना चाहते हो? और वाइस अपने मुट्ठी को क्लेंच करता है। तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? अपनी मेडिसिन खाओ और खाना खाओ। और कहता है अगर तुम मुझे मारने के बारे में गंभीर हो तो तुम्हें ये सब करना चाहिए। फिर जेबू अपने आप को टर्न करते हुए मन में कहता है हाँ, मैं डेफिनेटली हेलुसिनेट और ड्रीमिंग कर रहा हूँ। आखिर अब क्यों तुम मेरी केयर करोगे जबकि तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया है और तुम्हारा काम हो गया है। लेकिन मैं सच में ये चाहता हूँ कि ये सब एक सच हो और जो कुछ भी हुआ है वो एक सपना हो। काश मेरा शहर ना जला होता और मेरा भाई अभी भी जीवित हो और हम अभी भी। और फिर उसकी बात सुन कर के रिस्की कहता है क्या? और अपना हाथ बढ़ा करके जेबू कहता है मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एक सपना है। और रिस्की के हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी इतनी सारी क्रूरता और विश्वासघात के बाद भी यह कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी थोड़ा छोटा है बट ये इसका पूरा चैप्टर है।